गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रतियोगिता भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस पे डिस्कस करेंगे जो फैक्चुअल बेस्ड है और फैक्ट रिगार्डिंग है। ये इंफॉर्मेशन ये छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अहम है और वो बच्चे जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और जो एनसीईआरटी की क्लासेस लेते हैं वैसे बच्चों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव की शुरुआत करते हैं तो हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों को और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग मौलिक कर्तव्य पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और भी कई सेक्शंस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे जो है बात कर चुके हैं। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि फंडामेंटल राइट है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट है उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज का भी होना बहुत जरूरी है। आज के दौर में हम लोग किसकी बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। हम लोग राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं। तो ड्यूटीज को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1972 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। यह जो है किसके द्वारा लाया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया। ये छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। तो सबसे पहला अगर देखें तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? मौलिक कर्तव्य जो है वो किसमें है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। अनुच्छेद कितने में है? 51A यानी 51 क में रखा गया है। लेकिन दूसरा सवाल होता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन क्या हुआ बाद में जो है एक मौलिक कर्तव्य क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो 10+1, ठीक है। तो पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, अब कितना हो गया है? 11 हो गया है। यहां से जनरली सवाल जो आता है या जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भाग पार्ट 4A में है। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 51 क्लाउज ए में है। तो अनुच्छेद 51 क में या अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ये कितनावां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? तो ये जो है 76वां, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रखा गया है। अब इसमें ये जो बहुत अहम बात है वो क्या है कि वो जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हमें देखने की जरूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि मूल कर्तव्य कितने हैं? हमने बताया कि मूल कर्तव्य 11 हैं। तो पहला क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जाहिर सी बात है ये सब क्या है? ये कॉमन है। ये चीजें जो है हम लोगों को खुद ब खुद, चाहे कोई कहे तो ना कहे तो, ये जो है हम लोग का क्या है? दायित्व है कि हम लोग जो है क्या करें? इसका रिस्पेक्ट करें। नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना क्या है? सबका जिम्मेदारी है और ये जो है करनी ही चाहिए। साथ में जो है नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उसका पालन करें। ये भी क्या है? बहुत अहम है। देखिए जितने कर्तव्य हैं,
ये सारे के सारे बहुत ही अहम है। चाहे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहे तो ना कहे तो, ये जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको जो है कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं राइट्स पे, ड्यूटीज पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि जहां राइट्स होता है वहां जो है ड्यूटीज भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे सुरक्षित रखें। जाहिर सी बात है, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हम ही लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है। जब तक हम लोग आपस में एकता नहीं दिखाएंगे तब तक जो है हमारे नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं से बरकरार नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है इसको भी बहुत बारीकता से देखने की जरूरत है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हर व्यक्ति का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश की क्या करें, रक्षा करें। और जाहिर सी बात है, जरूरत पड़े तो आप जो है देश की रक्षा करने के लिए हर हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। सिर्फ आप उसी पे डिपेंड ना रहें जो बॉर्डर पे सेनाएं हैं। अगर जरूरत पड़े तो आपको भी जानी चाहिए और आपको भी जानी होगी। ये क्या है, ये जो है मेरा ड्यूटीज है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं तो उस देश में अगर राइट्स है तो सर्टेन हम लोगों का क्या है, ड्यूटीज है। जनरली हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग जैसे ही कोई चीज जो है वो नेशनल मूवमेंट या कोई भी अगर पुराना चीज अगर देखते हैं या देखने जाते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वहां जाकर के एक फिगर बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फिगर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं से नुकसान है। तो उसको जो है बचाए रखना, उसको जो है साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों का ये दायित्व है। और यही क्या है, यही जो है मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है, इंडिया क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया में क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में क्या है कि यहाँ पे हर धर्म, हर कास्ट, हर जाति के लोग रहते हैं। तो हम लोग का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर धर्म, हर कास्ट, हर एक का क्या करें, सम्मान करें और हर एक को जो है एक ही निगाह से देखें। अगर जब हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक धर्म दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है बहुत ही अहम है। इसलिए जो है हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बचाए रखना हम सबका क्या है, दायित्व है। क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इसलिए आपस में एकता बनाए रखने की जरूरत है। और ये चीजें कहां से हमको मिलती है, ये बातें हमको जो पता चलती है वो किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से, सॉरी ये किससे पता चलते हैं, मौलिक कर्तव्य से। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान दें तो ये इन सारी चीजों पे अगर ध्यान दे तो ये खुद ब खुद क्या हो सकता है, मेरा देश बहुत ही अच्छा हो सकता है और मेरे देश की जो कंडीशंस है बहुत ही बेहतर होगी। क्योंकि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किसी भी कंट्रीज के लिए जो सबसे जो अहम चीज है वो यही है। नेक्स्ट क्या है, हमारी तामसिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जाहिर सी बात है हमें जो है किसकी, संस्कृति को और परंपरा का क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है संस्कृति, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सभ्यता है, हिंदुस्तान में जो है
कई सभ्यता आज भी प्रवास करता है, कई संस्कृति आज भी जो है कायम है। तो हमें जो है हर सभ्यता हर संस्कृति की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, हमें प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वीन, झील, नदी, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखें। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें किसकी रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना हर व्यक्ति का क्या है, दायित्व है। ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण क्या है, नेचर है। क्योंकि नेचर को आप अगर नहीं बचाएंगे तो नेचर भी जो है आपके साथ कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम खड़ा करेगा। ये क्यों, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर किसकी इन्वायरमेंटल इश्यूज का प्रॉब्लम है। जहां इन्वायरमेंटल इश्यूज होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, वहां पे क्या होंगी, बीमारी फैलेंगी। लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो क्या होगा, कम होगा। तो आप पर्यावरण नहीं बचाएंगे, तब अगर आप पर्यावरण नहीं बचाएंगे तो आपकी और मेरी कंडीशंस कहीं ना कहीं से जो है वो खराब होती जाएगी। इसलिए जो है हम लोगों को पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए इसमें कई चीजें हैं, जैसे क्या है, वन है, झील है, नदी है और बहुत सारी जो है चीजें जो है इसमें जो है शामिल है। क्योंकि ये क्या है, नेचर है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जिस एरिया में क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वर्षा हर हमेशा होता रहता है। ये सब ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। अब अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस को हम अगर समझ जाए तो फिर ये भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए जानवर कितने अहम है, हमारे लिए जो है पेड़ पौधा कितने अहम है, हमारे लिए जो है छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं वो जो है कितने अहम होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे ऑन गोइंग गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया है कि पर्यावरण पे बहुत ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और पर्यावरण को क्लीन बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इसमें जो है प्रोजेक्ट भी लाए हुए हैं। तो ये सब चीजों पे हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा। लेकिन हम लोग जनरली करते क्या है कि हम लोग जो है कहीं पे जो है कुछ खा लिए और फेंक दिए, बगल में डस्टबिन रखा हुआ है, हम लोग जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि आपके उस कूड़ा फेंकने की वजह से कहीं ना कहीं से वो जो है इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम, या इन्वायरमेंट में वो जो है वो इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है जैविक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। ये सब कॉमन बात है, ये सब जो बातें हैं बहुत ही कॉमन है कि चाहे ये सब जो बातें हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति, जैसे हमने कहा कि आप जो है कहीं घूमने जाते हैं और उसके दीवार पे जो है कुछ लिख देते हैं, या उसके दीवार को क्या करते हैं कि जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सब जो है क्या है, अगर इस तरह का करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो नुकसान मेरा ही है। क्योंकि आज अगर आप बर्बाद करते हैं उसको तो फिर उसको जो है रीबिल्ड करना होगा, और रीबिल्ड करने के लिए वो जो है सरकार जो खर्च करेगी वो किससे खर्च करेगी, हम ही लोगों से खर्च करेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है टैक्स के रूप में अगर पैसा देते हैं तो सरकार जो है इन सभी चीजों में भी क्या करती है, वो खर्च करती है। तो अगर हम आप बचाए रखेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये जो है अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा, बेहतर रहेगा। तो इसलिए हम लोगों की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो है किस पे, कर्तव्य पे भी ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सत्य प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। जाहिर सी बात है, हम लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो राष्ट्र जो है कहाँ से जो है
डेवलप करेगा। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जैसा कि इससे एक चीज तो पता ये चलता है कि हमारे जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है, हमारे ऑनगोइंग गवर्नमेंट का कहना है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब आपका साथ आपका विकास। जब तक हम लोगों का मैक्सिमम गवर्नेंस मीन्स हम लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो सरकार जो है कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम लोगों का भागीदारी बेहतर होगा तो सरकार जो है क्या कर सकती है, बेहतर कर सकती है, अच्छा डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर हम इन लोगों का साथ ना हो तो कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगे। नेक्स्ट है व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, ये पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट है यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट यही है, आपको मैं बता दूं कि ये जो है एक जगह नहीं, ये जो है कई जगह है। तो यहाँ जो है पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर इसी को अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, अगर हम इसी को बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो फंडामेंटल राइट्स में एक संविधान संशोधन हुआ है। फंडामेंटल राइट्स में एक संविधान संशोधन हुआ है और वो है आर्टिकल 21 क्लाउज ए। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ है और इसमें कहा गया है कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। यही बात कहाँ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार क्या करेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन यही बात यहाँ क्या कहा है कि हर एक पेरेंट्स का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने बच्चों को क्या करें, पढ़ाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये क्या है, सभी के माता पिता का ये दायित्व है कि ये जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें और पढ़ाएं लिखाएं। तो ये हम लोगों का जो है क्या है, कर्तव्य है। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि यहां से सवाल आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में सवाल आते हैं। तो किस तरह के सवाल आते हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को एक बात बताया था कि सवाल किस तरह से आते हैं। पहला यहाँ से जो सवाल बनता है, फर्स्ट अगर सवाल हम लोग देखते हैं तो पहला सवाल यह है कि ये पार्ट कौन सा है। जैसा कि हमने बता दिया 4A, ये किस पार्ट में है, जो मूल कर्तव्य है ये किस पार्ट में है, तो ये आपको पता है कि पार्ट 4A में है। दूसरा जो यहां से सवाल बनता है, ये कौन से कमेटी के तहत आया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत आया, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत आया। तीसरा जो यहां से सवाल बनता है वो ये बनता है, ये कौन सा अमेंडमेंट के तहत आया, तो ये जो है कितनावां अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था, 1976 में। अब कभी कभी ये भी सवाल पूछ देते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो कितने हैं, तो पहले कितने थे, 10 थे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि आपको जो है 4 दे देंगे और ये कहेंगे, जैसे कि कह देंगे कि इनमें से कौन सा ड्यूटीज नहीं है, तो इसमें से 4 दे देंगे, 3 दे देंगे कि ड्यूटीज हैं, एक ऐसा दे देंगे जो नहीं है। एक सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से ड्यूटीज हैं, तो ये जो है आपको जो है कुछ ड्यूटीज नहीं देंगे और कुछ ड्यूटीज देंगे और वहीं से सवाल पुट करेंगे। तो इस चैप्टर से जो सवाल बनता है यहीं से बनता है। इन चीजों को क्या करना है, ध्यान देना है। चाहे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, अगर यहां से सवाल पूछता है तो इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
संघीय कार्यपालिका। देखिए यहां पे क्या है, संघीय कार्यपालिका की बात करते हैं, लेकिन संघीय कार्यपालिका से पहले हम लोगों को जो है एक बात और करनी होगी, वो क्या है, जनरली हम लोग बात करते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या सरकार के अंग कितने हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों को भी समझने के लिए हमें, इन सभी चीजों को समझने के लिए भी थोड़ा बहुत थॉट्स का जरूरत पड़ता है। तो वही हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे यहाँ क्या है, संघीय कार्यपालिका, लेकिन संघीय कार्यपालिका में क्या है नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है भारत सरकार, ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम बता रहे हैं। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने अंग हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, लेजिस्लेचर, क्या है, विधायिका, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, वो क्या है, कार्यपालिका, तीसरा क्या है, जुडिशियरी, क्या है, न्यायपालिका। लेकिन आप ये समझें कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। लेजिस्लेचर में कौन लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होते हैं और जुडिशियरी में कौन लोग होते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो विधायिका में कौन होते हैं, विधायिका में एमपीज होते हैं। सीधा सीधा अगर हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि विधायिका में कौन होते हैं, ठीक है, विधायिका में एमपीज होते हैं, ठीक है ना। अब एमपीज जो होंगे वो दो हाउस से, एक कहां से, लोकसभा, और दूसरा कहां से, राज्यसभा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा, किस में, विधायिका में। ये कहां पे है, पार्लियामेंट में। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टेट की, तो स्टेट में भी क्या है, एमएलएज है। चाहे तो एमएलए होंगे चाहे तो एमएलसीज होंगे। कुछ ऐसे इंडिया में स्टेट्स हैं, 6 स्टेट ऐसे हैं जहां से क्या है, एमएलए भी हैं और एमएलसीज भी हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात देखते हैं तो लोकसभा राज्यसभा कौन, एमपीज, ठीक है। अभी ये मत पूछिएगा कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, ये भी नीचे दिया हुआ है, वो भी बताएंगे। लोकसभा का जो मेंबर्स है उसका एज क्या होता है और राज्यसभा का जो मेंबर्स होता है उसका एज क्या होता है, तो जान ही लीजिए। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं या एमपीज होते हैं उसका जो एज होता है 25 ईयर्स, और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं इसका एज होता है 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है किसकी जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया विधायिका। नेक्स्ट क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, तो जनरली हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स वही लोग होते हैं जो हमारे जो यहां से जो बच्चे तैयारी करते हैं वो जब पास करते हैं और किसी सेक्शन का, सरकार के किसी सेक्शंस में जब एंट्री करते हैं तो वही जो है ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है। लेकिन यहां पे कार्यपालिका में जनरली कौन लोग होते हैं, आईएएस और आईपीएस, ठीक है, और भी लोग होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना, टू मेक द पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, एक्सक्यूट करना, ठीक है ना, उसको जो है क्या करना, लागू करवाना या आगे बढ़ाना। नेक्स्ट जो होते हैं वो क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन लोग होते हैं,
जजेस। जजेस क्या करते हैं कि कोई विधायी का कानून बनाया, ये क्या किया, लागू करवाया, न्यायपालिका देखते हैं कि उस कानून का सही तरीके से पालन कौन कर रहा है। जो पालन कर रहा है तो ठीक है, जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा क्या करना, उसको सजा देना। इट मीन्स क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशंस का और लॉ का क्या करना, देख रेख करना। तो ये चीजें जो है ना कहीं से बहुत ही अहम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, ये भी यहां क्या क्या हुआ है, मेंशन किया हुआ है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक सवाल बताना चाहता हूं कि यहां हम लोग देखते हैं कार्यपालिका में कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अगर हम लोग एक बात करें, क्वेश्चन है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ whom। अगर कह रहा है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये भी हटा दीजिए। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ए नंबर में ऑप्शंस है प्रेसिडेंट, दो नंबर में ऑप्शंस है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। 3 नंबर ऑप्शंस है लोकसभा और राज्यसभा। 4 नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 74 अगर हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 74 क्लाउज 1 अगर हम लोग देखते हैं, तो आर्टिकल 74 क्लाउज 1 क्या कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो अगर एड एंड एडवाइस की बात करता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके क्या है, हेड है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब को क्या करते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसका मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की बीच की जो कड़ी है वो कौन है, वो जो है प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोगों को क्या करनी होंगी, समझनी होंगी। तो अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं तो क्या पता चलेगा कि बहुत अच्छा बेहतर तरीके से चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। अब यही कह रहा है क्या कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति साहब होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्या है, विधायिका। विधायिका में हमने बताया था लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीट्स हैं, 250 सीट है। और लोकसभा में कितने सीट हैं, वो कितने सीट हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अभी कितने हैं, 543 सीट्स हैं, इतना हो सकता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये जो है हम लोगों का जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, संघीय कार्यपालिका से है और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट से है। तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति क्या है, प्रमुख है, प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। जैसा कि अभी हमने क्या किया,
यहाँ पे बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। देखिए ये बहुत अहम चीज है, ये जो कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, मतलब ये कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। एक देखिए दो तरह का होता है, ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं समझने के लिए तो दो ही तरह। एक होता है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और नेक्स्ट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधान कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधान कौन होते हैं, बताइए आप लोग, प्रधान कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है, भारत में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है, यूएसए में है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, और वो क्या होगा, वही जो है सारे के सारे डिसीजन लेंगे। प्रेसिडेंट साहब जो होंगे सिर्फ नाम मात्र के नहीं, प्रेसिडेंट साहब भी जो है क्या करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सहयोग करेंगे। अब किस तरह से सहयोग करेंगे इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो सेशन को क्या करना, संबोधित करना, ठीक है ना। फर्स्ट सेशन को संबोधित करते हैं, उसके बाद जो सेशन को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब की स्पीच से जो है क्या करते हैं, वो खत्म भी करते हैं। तो कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नाम मात्र के हैं। नाम मात्र के इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। इट मींस नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो डन करते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वही क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वो सारे का सारा जो कार्यभार है वो किसके थ्रू करेंगे, प्रेसिडेंट के थ्रू करेंगे। इसका मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या हो जाएगा, नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन आपको ये भी पता है, मैं ये भी बता दूं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन कोई भी काम किसके बिहाफ पे किया जाता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे। अगर कोई भी सिग्नेचर होगा या कोई भी ऐसा लॉ बनेगा तो किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, क्योंकि वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं। जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडलों में निहित होती है। जैसा कि हमने आपको बता दिया, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें है, अनुच्छेद, ये किसमें है, अनुच्छेद 52 के तहत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। ये सब पूछते हैं, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों में पूछते हैं कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, तो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराता है। अधीनस्थ अधिकारी जान लीजिए वो कौन से हैं, अधीनस्थ अधिकारी वो सभी IAS IPS जितने हैं वो किसके अंडर में होते हैं, कैग वगैरह
IAS IPS वगैरह इन सभी का हेड कौन होता है? वो जो है प्रेसिडेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये जितने ऑफिसर्स हैं वो सब अपना जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट साहब का जो अधीनस्थ कौन है? तो ये जितने अधिकारी हैं वही होते हैं। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण किया है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है, ये सब चीजें है, ये सब चीजें पूछते तो है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो योग्यता है वो क्या है? पहला, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35, ये सब याद रखिएगा कि वो जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट जो है चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। अगर चुनाव में लड़ना है प्रेसिडेंट साहब को, तो आप प्रेसिडेंट साहब को जो है किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहना होगा। अगर है तो उसको क्या करना होगा? रिजाइन करना होगा। नेक्स्ट है इसमें है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद राष्ट्रपति के लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद निर्वाचन। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है ना। निर्वाचक मंडल में अब देखिए कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य क्यों है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने आपसे क्या किया, बात किया कि इसमें दो तरह के हैं, दो तरह की बातें हैं। पहला क्या? एक क्या है? MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा क्या है? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए MLA और MLC का भी कभी कभी क्या पूछ देते हैं? फुल फॉर्म पूछ देते हैं। MLC इसमें जो है राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन मंडल में या इलेक्शंस में कौन भाग लेते हैं? MLA लेंगे। MLC नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अहम है। क्योंकि यही हम लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। ये रखिए, ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस में दिल्ली और पुडुचेरी यहाँ के भी सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं। क्योंकि दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है, और ये क्या है? पुडुचेरी जो है ये भी जो है यहां से भी क्या होते हैं? मेंबर्स शामिल होते हैं। लेकिन अदर जो स्टेट्स है वो क्या कहते हैं कि जो नेशनल कैपिटल्स होते हैं वहां से जो है लोग शामिल नहीं होते हैं। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये याद रखिएगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के
और गुप्त दान द्वारा इसका क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 500 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। लेकिन एक चीज हमने आपको बताया नहीं कि इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कौन कंडक्ट करते हैं, तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ये भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सारी की सारी बातें बताएंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं बता दूं कि क्वेश्चंस जनरली क्या पूछते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट होता है। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एज क्या चाहिए, तो 35 इयर्स एज चाहिए। ठीक है, तीसरा जो सवाल पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो किस पद्धति द्वारा कराए जाते हैं, तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अब ये भी सवाल पूछता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शंस कौन कराते हैं, तो ये जो है इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। नेक्स्ट सवाल ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। जनरली ये सवाल पूछते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा। उसके बाद कौन है, स्टेट से जो है क्या है, एमएलए। ठीक है, साथ में +2 जो है क्या है, नेशनल कैपिटल्स में से जो है कौन कौन है, और वो कौन कौन है, एक है दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह के सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम लोग फैक्चुअल टाइप्स जो स्टडी करते हैं या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन तक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और जितनी सारी चीजें हैं इन सभी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।